ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए यह है कि बिहार में फिलहाल दो महामारी है, एक तो कोरोना और दूसरी ब्लैक फंगस, और अब तीसरी बड़ी मुसीबत बिहार पर भी मंडरा रही है और वो है बाढ़ की। जी हां, कई जगहों पर स्थितियां खराब हैं। उत्तर बिहार की अगर बात कर ले तो कई जिले जहां फिलहाल स्थितियां खराब हो रही हैं, उसमें भागलपुर की भी अगर चर्चा कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात कर ले, कई ऐसे इलाके हैं वहां के निचले इलाके जहां पर पानी है और इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, इसलिए हम यह कह रहे हैं कि बाढ़ महामारी क्या तैयारी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार या प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियों की बात करता है, लेकिन जब बाढ़ की मुसीबत बिहार में आ जाती है, जब बिहार बाढ़ से त्रस्त हो जाता है, तब स्थितियां सुधरने का नाम नहीं लेती हैं और तब स्थितियां और खराब हो जाती हैं। ऐसे में यही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, इस स्थिति से अपने आप को उबारा कैसे जाए, क्योंकि फिलहाल दो महामारियों का दंश जो है वो पहले से ही बिहार झेल रहा है। ऐसे में स्थितियां देखिए, तस्वीरें देखिए जो कुछ दिन पहले की हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। और हमारे साथ एक दर्शक हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है? कृष्णा दुबे बोल रहे हैं बक्सर से। जी बताइए। बाढ़ बक्सर जिला में पड़ता है। जी 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 बताइए। कहने का मतलब है कि बहुत लोग, हम भी सुन रहे हैं कि रितेश पांडे और, चलिए अभी उस मुद्दे पे सर बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दा फिर आएगा, आप कॉल कीजिएगा। अभी हम बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ बिहार में जिस तरीके से त्रासदी मचाता रहा है, एक बार फिर से बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि अश्लीलता वाले कार्यक्रम हम एक बार फिर से करेंगे और उस पर आपसे फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए। तो फिलहाल ये कार्यक्रम बाढ़ को लेकर है, क्योंकि बाढ़ से स्थितियां बिहार की खराब हो रही हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां की हैं, जहां कई जो निचले इलाके हैं वहां पर स्थितियां खराब हो रही। इस बीच बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। ये मानसून पूरे देश के लिए तो राहत की खबर लेके आई है, लेकिन बिहार में ये मानसून बिहार में बाढ़ को आमंत्रित करता है। मानसून के साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। कई जिलों के शहर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। उत्तरी बिहार की अगर बात करें तो कई गांवों में पानी घुस चुका है और इससे लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि हमारे साथ गोपालगंज से हमारे एक दर्शक हैं, अजय। बताइए कहां से बोल रहे हैं और किस तरीके से, गोपालगंज की क्या स्थितियां हैं? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें वाल्मीकि नगर बैराज की, तो वहां से 4 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल अगर बातचीत करें तो सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं। लोगों को माइक के जरिए यह बताया जा रहा है कि गांव से बाहर आए, ऊंचे जगहों पर आए। सदर एसडीएम के निर्देश पर सदर प्रखंड में 3 जगहों पर शरणस्थली भी बनाई गई है, जहां पर लोगों को मवेशियों के साथ रहने की व्यवस्था की जा रही है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने खुद सदर प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। वहां पर माइक के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया गया, ऊंचे स्थानों पर आने की अपील की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में सरकार और शासन के स्तर पर, किस स्तर पर जो है बाढ़ को लेकर तैयारी की गई है। और हमारे साथ गोपालगंज से एक दर्शक हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय है। जी अजय, बताइए। सर बात ये कहती कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है और प्रशासन, शासन, सरकार सब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है जब सब कुछ डूब चुका होता है, सब कुछ पानी पानी हो चुका होता है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग आधा बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जब भी शासन प्रशासन से बात की जाती है तो हम सर्वे कर रहे हैं, डाटा तैयार कर रहे हैं, यही बातें चलती हैं। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस जानकारी, कोई ठोस सूचना मुहैया लोगों तक नहीं कराई जाती है और इसका खामियाजा हर साल पब्लिक को भुगतना पड़ता है। गोपालगंज में भी तो स्थितियां खराब हैं, आप लोगों को भी परेशानी हो ही रही होगी। काफी परेशानी हो रही है। किसी भी गली की कोई भी नाला, कोई भी नदी, कोई भी तालाब ऐसा नहीं है जो
पलायन न कर रहा हो। किसानों की स्थिति ये है कि कोरोना से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं और अब अपनी फसल बचाने के लिए उनको इस बार जैसे कवायद से भी जूझना पड़ रहा है और जूझने में लगे हुए हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे अजय जी? सरकार से बस ये मांग है कि जब भी ऐसी स्थितियां हो तो एक तो पहले सूचना दे दी जाए कि कोई बांध खोला जा रहा है या भारतीय मौसम विभाग है, सरकार के पास और भी तमाम संसाधन उपलब्ध है। सबसे जो बड़ी बात ये है कि इसका एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा, निकालना होगा। ये वर्षों से कहा जा रहा है, हर साल सरकार आती है तो बार बार आश्वासन मिलता है, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता और यही कारण है कि आधा बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। हर साल हम पूरे देश और विश्व के सामने मजाक बनते हैं, लेकिन फिर वही स्थिति में हर साल घर एक गरीब बनाता है और फिर तोड़कर वो पटना, दिल्ली, मुंबई की तरफ पलायन करता है। बारिश के बाद फिर आकर के और उसी घर को दोबारा बनाता है। फिर इसमें 9 माह रहता है, 3 माह वो बिहार से कहीं बाहर रहता है। चलिए, अपनी बातें रखने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार से मांग है कि कोई समुचित व्यवस्था की जाए, कोई उचित व्यवस्था की जाए और कोई समाधान पूरी तरीके से ऐसा निकाला जाए कि बाढ़ का जो दंश बिहार झेलता है वो नहीं चले। चलिए जरा न्यूज रूम चलते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, स्थिति यह है कि हर साल लगभग बाढ़ आती है और इतना नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और अभिषेक के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेटा बता देते हैं। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बाढ़ की चपेट में बिहार आ सकता है और कहा यह जा रहा है कि राज्य की 50% आबादी जो है वो हर साल इसी खतरे में रहती है कि बाढ़ आएगा और बाढ़ से फिर त्रासदी झेलनी पड़ेगी। सालों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात जस के तस रह जाते हैं। इस साल भी बिहार में बाढ़ की वजह से स्थितियां खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अगर बात करें इससे पहले 2020 में भी बाढ़ आई, 2019 में थी, 2017 में भी बाढ़ आई थी, 2016 की बात कर ले, 2013 की बात कर ले, 2000 और नीचे जाइए, कई साल बाढ़ का दंश जो है वो बिहार झेलता रहा है, जिसका असर लगभग बिहार की आधी आबादी झेलती रही है। अमूमन हर साल यहां बाढ़ आती है और हजारों लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2020-19 की बात कर ले, 2013 में भी बाढ़ आई थी। इसके अलावा अगर बात कर ले 2016 में भी बाढ़ आई थी। इसके अलावा अगर तत्कालीन सालों की हम बात करें 2017 में भी बिहार में बाढ़ आई थी। इसके अलावा तत्कालीन अगर बात करें 2019 में भी बिहार में बाढ़ थी और 2020 में भी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का दंश झेलना पड़ा। ये तो कुछ तत्कालीन साल थे। अगर हम बताएं 2013 की, 2011 में भी, 2008 में, 2007 में, 2004 में, 2002 में और साल 2000 में भी बाढ़ का दंश झेलने को मिला है। इससे नीचे चलिए तो इससे नीचे भी, मतलब इससे पहले भी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराते रहा है और बार बार स्थितियां खराब होती हैं। कई लाखों आबाद की जो संख्या होती है आबादी की, वो इससे प्रभावित होती है और राज्य के जो कई जिले होते हैं, खास करके उत्तरी बिहार के जिले जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और इससे किसानों की कमर एक बार फिर से टूट जाती है। चलते हैं जरा न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार पिछले कई सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगातार बाढ़ आती रही है, लगातार समस्याएं रहती हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों को ही होता है। अभिषेक जी, बिल्कुल किसानों को ही इस बाढ़ का नुकसान होता है और बाढ़ के रूप में बिहार में भीषण आपदा का प्रवेश होता रहा है और आंकड़ा हमने बताया ही, आपने बताया कि कब कब बिहार में बाढ़ आती रही है। आमतौर पर अगर 1-2 साल के गैप के बाद बिहार में ये आपदा विकराल रूप में सामने आती है। अगर छोटे स्वरूप में बात करें तो, अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ तकरीबन हर साल बिहार में आती है, लेकिन अगर भीषण आपदा कहें तो वो थोड़े कुछ सालों के गैप पर आती रही है और बाढ़ और सुखाड़ की इस दोहरी मार से बिहार जूझता रहा है। बाढ़ बड़ी विडंबना रही है बिहार की और इसका जो सबसे बड़ा दंश है जाहिर तौर पर किसानों को ही झेलना पड़ता है। फसलें तबाह हो जाती है और किसानों के घर भी तबाह हो जाते हैं, उनकी जो जमा पूंजी होती है, उनके जो मवेशी होते हैं और बाकी सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। तो बाढ़ की जो आपदा है वो सबसे ज्यादा चोट करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है या तो गरीब लोगों को या फिर किसानों को और खेती किसानी जो है वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फसलों का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो बर्बाद होता है और इससे सिर्फ किसानों को ही नहीं,
सरकार को भी नुकसान होता है, क्योंकि ये फसलें कहीं ना कहीं आम लोगों तक भोजन के रूप में पहुंचाई जाती हैं और इसको लेकर सरकार के जो खजाने होते हैं उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात करें तो 1979 की बात कर ले तो यहां से बिहार में लगातार हर साल की अगर बात कर ले तो 1 या 2 साल के अंतराल पर बाढ़ आती रही है और इसकी समस्या बिहार में हमेशा देखने को मिली है। सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार अगर बात करें तो लगभग आधी आबादी जो है बिहार में बाढ़ से प्रभावित रहती है और समस्याएं उत्पन्न होती है। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, स्थिति यह है, हालांकि बिहार अभी दो महामारी झेल रहा है, एक तो कोरोना, दूसरी ब्लैक फंगस। कोरोना एक ऐसी महामारी जहां एक साथ रह नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होती है, चेहरे पर मास्क होता है, एक अलग से प्रोटोकॉल है। और ब्लैक फंगस की बात कर ले उसका भी एक अलग से प्रोटोकॉल है। इसमें क्या लगता है कि बिहार में अगर उत्तरी बिहार की बात कर ले जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग होते हैं, यहां पर अगर बाढ़ आती है तो स्थितियां खराब होती है, तो क्या हमारे पास उतनी जगह रह पाएगी? क्या हम ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे कि तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखकर, मवेशियों को भी रखकर उनके साथ उचित व्यवहार या उचित खाने की व्यवस्था की जा सकती है, रहने की व्यवस्था की जा सकती है? अभिषेक जी बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए भी और ये बहुत चुनौतीपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जो जिनको ये विभीषिका झेलनी है, जिनको बाढ़ की विभीषिका झेलनी है। सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाढ़ राहत के जो इंतजाम होते हैं, राहत शिविरों की जो हालत होती है उसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और तब सवाल उठते रहे हैं जब कोरोना जैसी आपदा देश में नहीं आई थी। बिहार में कोरोना जैसी कोई आपदा नहीं थी, बावजूद इसके जब बाढ़ आती है तो बाढ़ राहत शिविरों की जो हालत है और बाढ़ से निपटने के या फिर बाढ़ पीड़ितों तक जो सरकारी राहत पहुंचनी चाहिए वो कितनी नाकाफी होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अब बिहार के लोग भी जानते हैं। दूसरी बात है कि कोरोना जैसी आपदा में अब जब बाढ़ जैसी आपदा का सामना लोगों को करना पड़ेगा तो ये उन लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिनको इस आपदा से कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाए भी रखना है और बाढ़ का मुकाबला भी करना है। तो क्या वो इंतजाम सरकार की तरफ से उन्हें मिल पाएंगे? राहत शिविरों में वो स्थिति होगी जब बाढ़ जैसी कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है वो पालन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अविनाश की देखिए, जो लोग दिल्ली या बड़े शहरों में बिहार के लोग काम करते थे, जो मजदूर थे, उन्होंने आप जानते हैं ढेर सारे लोगों ने बिहार का रुख किया, बहुत सारे लोग वापस चले भी गए, बहुत सारे लोग नहीं भी गए हैं। तो जो नहीं गए हैं उनमें से ढेरों लोगों ने किसानी को, खेती को अपना विकल्प बनाया है। ऐसे में जब उनके पास वो विकल्प भी नहीं होगा, एक तो वो अपनी नौकरियों को छोड़कर बाहर से वापस चले आए हैं और खेती में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इससे 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए। अगर वो भी नहीं हो पाएगा उनकी भी कमर टूट जाएगी। बिल्कुल। चलिए जरा कुछ और बिंदुओं पर बातचीत कर ले रहे हैं कि आखिर बाढ़ आती क्यों है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, प्रमुख अगर बात करें तो 4 या 5 या 6 कारण गिनाए जा सकते हैं। उसमें से एक तो है कि फरक्का बराज की वजह से बाढ़ की समस्या बिहार झेलता रहा है। इसके अलावा एक और जो समस्या है, नेपाल जब पानी छोड़ता है उससे स्थितियां खराब होती हैं और कोसी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसके साथ साथ अगर एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करें तो जरूरत के हिसाब से बिहार में तटबंधों में भारी कमी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्रों के में पेड़ों की अंधाधुंध जो कटाई हुई है, जिससे स्थिति खराब होती है, जिससे स्थितियां और बदतर होती हैं। और जो गंगा नदी या नदियों की गाद है उसे अगर साफ नहीं किया जाता है तो भी स्थिति खराब होती है, क्योंकि फिर वहां से पानी आगे नहीं जाकर पानी ऊपर आता है और फिर जो निचले इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर पानी प्रवेश कर जाता है। तीसरी एक और चौथी की बात कर लें तो जो तटबंधों के जो कटाव शुरू होते हैं वहां से स्थितियां फिर खराब हो जाती हैं और इससे बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाती है और कई लोग प्रभावित होते हैं, लाखों की आबादी प्रभावित होती है। हमारे साथ कटिहार से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, स्थिति यह है फिलहाल कटिहार में क्या देख रहे हैं आप, कैसी परिस्थिति है, कैसी स्थिति है? जी देखिए, कटिहार का जो इलाका है वो जो है गंगा, महानंदा और कोसी से घिरा हुआ है। और जब भी इसमें जो है जलस्तर में वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पर कटिहार के लिए चिंता का विषय होता है। और खास करके अभी 21 जून तक जो है बिहार के तमाम जिलों के साथ साथ कटिहार को भी रेड अलर्ट में रखा गया है। लेकिन बात कर ले भी वर्तमान में तो स्थिति अभी संतोषजनक है। जो जिला बाढ़ नियंत्रण है या फिर जिला प्रशासन है लगातार जो है बाढ़ को लेके अपनी जो है
नजर बनाए हुए है और लगातार जो है जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उनमें अपना दौरा कर रही दौरा है। कर रहा है और मनीष, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अभी तो बारिश वैसी हुई ही नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। अगर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, अगर लगातार बारिश होती है तो फिर स्थितियां खराब हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। जी देखिए, कटिहार जो है जब भी हर वर्ष आप देख सकते हैं कि जो भी वर्ष बीता है, कटिहार जो है बाढ़ से अछूता नहीं रहा है। हर साल जो है बारिश होने के बाद कटिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त घोषित किए जाते हैं और उसमें जो है बाढ़ आती है। और हर साल जो है मतलब कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग हैं उनको जो है बाढ़ की तरक्की से जो है त्रस्त होना पड़ता है, उनका खामियाजा भी जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जाल माल की जो है बहुत ज्यादा क्षति होती है। लेकिन अभी जो है जो वर्तमान की बात की जाए तो जिला प्रशासन हो या बाढ़ नियंत्रण हो, वो जो है लगातार जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में अपना दौरा कर रही है, लगातार बैठक कर रही है और जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रही है कि जो है बाढ़ पर जो छोटी से लेकिन बड़ी जो भी जानकारी है वो तुरंत जो है जिला प्रशासन को दे। बिल्कुल, तो वैसे स्थितियां हैं और उसमें जिला प्रशासन अपनी सतर्कता दिखा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी मनीष जो बता रहे थे कि स्थितियां कैसी हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको कि किस तरीके से फिलहाल बिहार की स्थितियां हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बिहार में बाढ़ महामारी कितनी है तैयारी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये इसलिए उठ जाता है क्योंकि स्थितियां ये हैं कि हर साल लगभग बाढ़ आती है, 1-2 सालों के अंतराल पर बाढ़ आती है और उसके बाद स्थितियां संभल नहीं पाती हैं और कई लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और कई लाखों हेक्टेयर की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और जान माल के साथ साथ जो फसलों का नुकसान होता है और आर्थिक रूप से लोगों की कमर टूट जाती है। हमारे साथ मोतिहारी से हमारे सहयोगी मनीष हैं। मनीष, किस तरीके से मोतिहारी में स्थितियां हैं? वहां पर फिलहाल बाढ़ की समस्या मंडरा रही है। जी बिल्कुल, बाढ़ की समस्या यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ से घूम रही है। कम से कम 5,000 लोग घर से बेघर हो चुके हैं। संग्रामपुर में जो बाढ़ का कहर बिल्कुल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए संग्रामपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पे डीएम महोदय और एमएलए महोदय सभी लोगों ने आकर के सभी लोगों से मिले हैं और जैसे ही पानी कम होती है तो भी काम शुरू किया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो फिलहाल लोग और एक तो 2-2 महामारी बिहार झेल रहा है, कैसे लोगों को बचाया जाएगा मनीष? क्योंकि कोरोना का अपना एक अलग प्रोटोकॉल है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखनी है। देखिए जी, देखो पिछले साल भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी संग्रामपुर में और कोविड-19 भी था, लेकिन पिछले साल बाढ़ आने की वजह से इस साल भी जो तैयारियां हैं मतलब देखने को नहीं मिल रही है कि कोई भी मतलब तैयारियां की गई है यहाँ पे पूरी तरह से। अगर तैयारियां होती तो 5,000 लोग जो है जो घर से बाहर ना निकलते। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह स्थिति है और इस स्थिति पर लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है? कोई इस तरीके से कोई गाइडलाइन आई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है?
जिलाधिकारी महोदय शिक्षक कपिल अशोक के द्वारा ये साफ साफ निर्देश दिया गया है कि पानी कम होते ही कटाव रोधी काम शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे संग्रामपुर में जो है सो एनडीआरएफ टीम को बिल्कुल अलर्ट रखा गया यहाँ पे कि जैसे ही पानी फिर से बढ़ती है तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए। तो ये स्थिति है मोतिहारी के संग्रामपुर की, जो बता रहे थे मनीष की किस तरीके से वहां पर 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और वहां पर घर छोड़कर उन्हें कहीं दूसरे जगह पर जाकर रहना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह कहा है कि पानी कम होते ही कटाव निरोधी जो कार्य है वो शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन की माने तो एनडीआरएफ की टीम को वहां पर मुस्तैद किया गया है, तैनात किया गया है, ताकि स्थितियों को परिस्थितियों को वो देखते रहें। उसके साथ साथ जैसे ही स्थितियां या तो बनती है बिगड़ती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और किस तरीके से हमारे साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल गोपालगंज की क्या स्थिति है? जी निश्चित बता दें, गोपालगंज में गंडक नदी जो है तो पूरी उफान पे है। हालांकि जिला प्रशासन पूरे मशक्कत से वहाँ पे तैनात है, क्योंकि कहीं भी रिंग बांध हो या जो मेन बांध है वो कहीं पे टूटे नहीं। हालांकि एक दो जगह बांधों में दरार की आई समस्या है, जिसको तुरंत ठीक कर लिया गया। पूरे गोपालगंज जिला के आधा दर्जन जो प्रखंड है उसमें सैकड़ों गांव है जो निचले एरिया में बसे हुए हैं, उसमें पानी समा गया है। कुछ सड़कें हैं जो कि टूट गया है, जिससे जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लेकिन हर जिला प्रशासन अपने हर प्रयास करके नाव के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो आदमी उधर फंसे हुए उनको बाहर ला दिया जाए, किसी तरह का कोई जान मार का खतरा नहीं हो। जी फिलहाल किस किस इलाकों में जल जमाव की समस्या है? गोपालगंज के जो माजा प्रखंड है और गोपालगंज सदर प्रखंड है, वहाँ पे उस दो प्रखंडों में जो गांव है उसमें ज्यादा समस्याएं हैं। इस समय जहाँ पे कुछ निचले स्तर के जो बांध के अंदर जो गांव बसे हैं उसमें पानी घुस रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए। तो ये थे शैलेंद्र गोपालगंज से हमारे सहयोगी, जो बता रहे थे कि किन इलाकों में फिलहाल जल जमाव की समस्या है, यानी कि बाढ़ की का खतरा जो है वहां पर बहुत तेजी से मंडरा रहा है। हालांकि एक बार आपको फिर से बताते हैं कि स्थितियां क्या हैं। देखिए, स्थिति यह है कि उत्तर बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं, चाहे वो पूर्वी चंपारण की बात कर ले, पश्चिम चंपारण की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, या इसके साथ साथ कई अन्य इलाके दरभंगा की भी बात कर ले, या फिर कुछ और जिले हैं, वहां स्थितियां थोड़ी सी खराब हो रही हैं और इसको लेकर सतर्क रहने के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है मौसम को लेकर। और एक बार फिर से जरा चलते हैं हमारे न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक छोटी सी टिप्पणी, फिलहाल क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, कैसे देखते हैं आप? अगर बाढ़ आती है तो फिर खतरा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, सरकार के स्तर पर जो सबसे जरूरी काम किया जाना चाहिए, अविनाश आपने पहले ही बताया कि जो बाढ़ आ रही है, जो खतरा दस्तक दे रहा है, इस बार वो खतरा ज्यादा भीषण इसलिए भी होगा, इस बार आपदा ज्यादा खतरनाक इसलिए भी होगी क्योंकि इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर है वो खतरनाक रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का प्रोटोकॉल है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी भी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में अगर नहीं किया गया, इन चीजों को नहीं ठीक से देखा गया और ये सारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की गई तो ये बहुत मुश्किल होगी और हालात और भीषण होंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए वो पर्याप्त होने चाहिए, क्योंकि सरकारी इंतजामों की जो हालत होती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार और चिंताजनक होती है। बिल्कुल, और चिंताजनक है तो इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक, जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो स्थिति यह है कि बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की समस्या से लाखों की आबादी प्रभावित होती है। कई किसानों की कमर टूट जाती है, भारी मात्रा में फसलों का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। ऐसे में बाढ़ महामारी क्या है तैयारी, ये बड़ा सवाल है। सरकार को तैयार रहने की जरूरत है। आप लोग भी तैयार रहिए। अगर स्थितियां खराब होती हैं तो अपना बचाव कीजिए। कोरोना है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क लगाइए और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर मेंटेन करने की जरूरत है। हालांकि अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।